नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा जो है प्रतिदिन शाम 7 बजे से कुछ ऐसी अनोखी घटनाओं के साथ में या केसेस के साथ में या फिर हम जो है समाज को एक नई दिशा देने के लिए आपके साथ में रूबरू होते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो मेरी दास्तां और मेरी कहानी है और हम कहीं न कहीं जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने लगातार जीवन में अनेकों संघर्ष सहे हैं, अनेकों पीड़ाओं को सहा है और पीड़ाओं को सहा ही नहीं बल्कि जब हम सहानुभूति और समान अनुभूति की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है समान अनुभूति जो होती है, उसको पूरी तरह देखा है, समझा है और बल्कि जिया है। तो ऐसे साथी हमारे बीच में हैं, हम अशोक भाई हैं। अशोक भाई का अगर मैं पूरा जीवन चक्र बताऊँगा तो मुझे लगता है कि वो कई दिनों की घटना हो जाएगी क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से जिया है, जितना सहा है और मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि जितना किया है, वो एक पन्ने पे लिख पाना या 1 घंटे में कह पाना वो बहुत मुश्किल है। अशोक भाई जो है बेघर फाउंडेशन से हैं और बेघर फाउंडेशन जो नाम रखा गया है वो किसी ऐसा नाम नहीं रखा गया कि बिल्कुल अचानक किसी ने पैसे की लालच में या पैसे कमाने की दृष्टि से जो है इस तरह के नाम का चयन किया है। सच तो ये है कि इन्होंने खुद जो है बेघर की ज़िंदगी व्यतीत की है और बेघर की ज़िंदगी व्यतीत करने के बाद जो है हम सबके बीच में आज दिख रहे हैं और बेघरों के लिए काम भी कर रहे हैं। तो खुद बेघर होते हुए भी फिर अपने घर को भी बचा के रखना और लास्ट में दूसरे और भी लोगों के लिए काम करना, बल्कि 1-2 लोगों की बात नहीं करता, अगर हम काम की बात करें, तो बल्कि पूरे दिल्ली के बेघर जो मज़दूर हैं या बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कमाने का कोई शासन संसाधन नहीं है, जिनके पास छत नहीं है और वो कहीं न कहीं सरकार की लाचारी के कारण या हम कहें कि प्रशासनिक लाचारी व्यवस्था के कारण जो है, जिस तरह की पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं, धूप है, बरसात है, अनेक प्रकार की यातनाओं को सहते हुए और आप जब जानते हैं जब आप रोज़गार करने के लिए जाते हैं और किसी रोज़गार को रोड में करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी आपसे हफ्ता लिया जाता है और जब बेघर अगर रात में सोता है, तो उसको कैसे जीवन जिया जाता होगा, यह अनुभव मुझे लगता है कि लेना हम सबके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उनकी ज़िंदगी से को समझेंगे नहीं, जब तक हम उनके लिए बात नहीं करेंगे या उनको सुनेंगे नहीं, तब तक शायद हम लोग जो है उनके लिए मदद के लिए जो हमारे जो हाथ हैं, वो शायद पूर्णतः उनके लिए ना बढ़ पाएँ। तो आज हमारे साथ में अशोक भाई हैं। अशोक भाई मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। साथ ही जो है आप एक का जो जीवन है, जो जिस तरह आपने अपने जीवन को जिया है, जिस तरह आपने लोगों के लिए काम किया है, हम पूरी दास्ताँ आज सुनना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना जीवन आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैसे आप इस क्षेत्र में आए हैं? और आने से पहले आप क्या कर रहे थे? अब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? तो वहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वो सब कुछ सीख पाएँगे और बहुत कुछ जान धन्यवाद जगतलाल जी। पाएँगे। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात रख पाऊँ यहाँ पे और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं वो समझ पाएँ कि किस तरह से मैंने इस संघर्ष को शुरू किया, इस संघर्ष में मैं कैसे पहुँचा। तो मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के एक जिला सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ और एक मध्यम परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। पिताजी किसान हैं चयन और किया है। सच तो ये है कि इन्होंने हम खुद जो है लोगों ने बेघर हम लोगों ने हमने जो है पहले क्या होता था कि हमारे आज के 30 साल 40 साल पहले कोई गांव का एक व्यक्ति शहर में होता था और शहर से जाता था तो जो बच्चे होते थे उनके मन में ये लालसा होती थी, एक बड़ी भावना उत्पन्न होती थी कि हम भी दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं और तमाम ऐसे बड़े शहरों में जाएं, वहां की सड़कें कैसी होंगी, वहां से जहाज उड़ती होगी, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, ऐसी आकांक्षाएं मन के अंदर में होती थी गाँवों में। क्योंकि गाँव में उस तरह के संसाधन, उस तरह की जानकारियाँ नहीं होती थी। उस समय डीडी दूरदर्शन ये सब चला करते थे और टीवी का भी कोई ऐसा चलन नहीं था, प्रचलन नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। तो तमाम जो तकनीकी सुविधाएँ थी उस समय नहीं थी। लेकिन फिर भी मन में वो होता था कि अरे दिल्ली जाना है तो वो एक चीज़ मन के अंदर में थी। तो 12th की पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली के लिए मैं बिल्कुल अपरिचित था और कोई था नहीं, जेब में कुछ पैसे थे
जो मैं लेकर के वहां से चला था। तो जब तक तो वो पैसे थे तब तक मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं भी पैसे देके रुक जाना, खाना खा लेना किसी ढाबे पे, कहीं भी होटल में, रेस्टोरेंट में। लेकिन जिस दिन वो पैसे खत्म हुए, मैं जहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद से फिर मैं गति दूँगा अपनी बात को। ज़रूर। जब पैसे मेरे खत्म हुए तो दिल्ली के अंदर में जो लोग दिल्ली के साथी हैं वो जानते होंगे कि पीली कोठी पुल मिठाई एक जगह है पुरानी दिल्ली में, दिल्ली 6 में, सदर बाजार आजाद मार्केट से पहले और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आगे बीचों बीच ये एक जगह है पीली कोठी पुल मिठाई। तो वहाँ पे मैं जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैं वहीं बैठा हुआ था। सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गया, ना मैं खाना खाया और ना मेरे पास पानी पीने का पैसा था और ना ही मुझे कोई जानकारी थी कि दिल्ली में मैं जाऊँगा तो जाऊँगा और कहाँ और करूँगा तो करूँगा क्या? 7 दिन 7वाँ दिन था, 7 दिन मुझे ऐसे ही हो गया था बाल में धूल-मिट्टी जम गए थे और कपड़े काले पड़ गए थे, उठने की हिम्मत नहीं थी। सड़क के किनारे बस बैठा था और कहीं टोटी मिल जाती तो पानी पी लेता था, इसके अलावा और कुछ खाने-पीने का कोई व्यवस्था नहीं, 7वाँ दिन हो गया था ये। उसके बाद एक सज्जन साइकिल से ड्यूटी जा रहे थे वो भी उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर के निवासी थे। उन्होंने देखा तो पता नहीं उनके मन में क्या आया एक मानवता और इंसानियत के नाते वो मेरे पास साइकिल खड़ी की और बैठे और फिर मुझसे बात करने लगे। तो बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने फिर भी अपनी पीड़ा उन्हें अपनी व्यथा बताई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप उठिए और वो ले गए मुझे पहले तो चाय पिलाए, उसके बाद फिर उन्होंने नाश्ता करवाया, उसके बाद बोले काम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो एकदम भूत बना हुआ इंसान काला-पीला चेहरे पे धूल-मिट्टी जमी, कपड़े पूरे गंदे पड़े और बाल बिखरे हुए। नेहरू कुटिया मल्कागंज ले गए, स्लेट का कारखाना था। डाई चलाना था, स्लेट के किनारे जो पत्तियाँ लगती हैं, पहले स्टील की पत्तियाँ लगती थी तो उसको डाई चलाना था। 12 घंटे की ड्यूटी, ₹150 तनख्वाह, दिन सुबह से शाम तक चलाया, हाथ में छाले पड़ गए, कभी काम किया नहीं था। वहाँ से शुरुआत हुई ज़िंदगी, उसके बाद फिर मैं चूँकि काम तो 100 ₹150 का मिल गया लेकिन रहने की जगह नहीं मिली। तो वहाँ से शुरुआत हुआ फुटपाथ का जीवन। वो भी कुछ दिन किया उसके बाद फिर तमाम तरह के वहाँ से काम छूट गया तो मज़दूरी का काम जो होता है, ऐसा कोई काम नहीं है लोडिंग, रिक्शा, ठेला, धक्का, झल्ली, शादी पार्टी का काम, मिस्त्री के साथ बेलदारी का काम, यानी कोई भी ऐसा मज़दूर वर्ग का काम नहीं है जो मैंने उस 12 साल के जीवन में ना किया हो। उसके बाद अ, दिल्ली के अंदर बेघरों के साथ एक खास बात होती थी उस समय, क्योंकि उस समय रैन बसेरा नहीं था दिल्ली के अंदर में, मात्र 17 रैन बसेरे थे और वो थे रैन बसेरा। तब रैन बसेरा थे, आज रैन बसेरा नहीं है, आज आश्रय गृह है। ये दोनों में अंतर है। रैन ज़रूर। बसेरा का मतलब होता है रात्रि में ठहरने का स्थान। एक वो जगह जहाँ पे रात भर हम रुक सकें और सुबह फिर अपने गंतव्य पे हम जा सकें। तो 17 रैन बसेरे थे, वो रैन बसेरे ऐसी जगहों पे थे, जो धार्मिक स्थल थे, रेलवे स्टेशन थे, कोई हेरिटेज था, ऐसी जगह के आस-पास में वो रैन बसेरे हुआ करते थे, जहाँ लोग बाहर से आकर के और रात भर ₹6 का सुविधा शुल्क दे करके रुकते थे और सुबह अपने गंतव्य पे चले जाते थे। लेकिन बेघर लोगों के लिए वो रैन बसेरा नहीं था। अब बेघर ये लोगों के किस लिए सन रैन की बसेरा ये किस सन की बात आप कर रहे हैं? ये 86-87 की बात कर रहा हूँ, 88 की बात कर रहा हूँ मैं। जी, तो रैन बसेरे बेघरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। सरकार की किसी नीति, किसी योजना में, किसी पॉलिसी में बेघरों के लिए कुछ भी नहीं था। किसी तरह का प्रावधान नहीं था, प्रोविज़न नहीं था, कोई योजना नहीं थी। यानी बेघर नाम की चीज़ दिल्ली में सरकार या फिर योजनाकर्ता जो हैं, उनके निगाह में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि दिल्ली के अंदर में ऐसे लोग भी रहते हैं सड़कों पे, फुटपाथ पे, जो प्रवास करके दूसरे स्टेट से आकर के पलायन करके रोजगार की तलाश में दिल्ली आए और सरकार की अव्यवस्था जो सरकार को व्यवस्था शहरों में देना चाहिए, महानगरों में देना चाहिए कि लोग पलायन करके शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में अपनी और अपने परिवार की जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन चूंकि सरकार अपनी व्यवस्था करने में नाकाम साबित रही शुरू से आजादी के बाद से अब तक, अभी तक भी मूल-चूल व्यवस्था कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है। तो फिर लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वो अपनी व्यवस्था खुद करें। चाहे वो पटरी हो, चाहे पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो
या फिर पन्नी डाल के झुग्गी का स्वरूप दे देना हो। ये चीजें लोग खुद करते हैं। तो वो एक स्थिति थी 2000 के आसपास में, 98-99 के आसपास में, एक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री इंदु प्रकाश सिंह जी, उनसे मुलाकात हम लोगों की होती है। हमारा 27 लोगों का एक ग्रुप था, क्योंकि हम शुरुआत से ही समूह में रहने के आदी थे। अकेला रहना पसंद नहीं था। हम लोग खाते थे एक साथ, पुलिस के डंडे खाते थे एक साथ, और उसके बाद सोते एक साथ थे, काम भी एक साथ करते थे। तो पुलिस के डंडे से याद आया कि झुग्गी बस्ती वालों का माइग्रेशन एक बार होता है, बस्ती को तोड़ दिया, उसका पुनर्वास कर दिया, उनका पुनर्वास हो गया। लेकिन बेघर रात भर में कई बार माइग्रेट करता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि जिस पटरी पे वो सोया है, जिस पटरी पे वो रह रहा है, कब पुलिस वाला आएगा, डंडा बजाएगा, उस पटरी से उस पटरी, उस पटरी से उस पटरी, उस पटरी से उस पटरी, यानी रात भर में कितनी बार वो कहाँ पे रहेगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब गाड़ी का सायरन सुनाई देता है और देखते हैं कि नहीं पुलिस की गाड़ी आ रही है, तब भी उन्हें उठ करके भाग के अपना डेरा बसेरा दूसरी जगह डालना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि उनके सामने एक और बड़ी चुनौती हुआ करती थी, आप भी, अब तो बहुत कम है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि अगर किसी भी दुकान के बरामदे में वो सो रहे हैं, गलती से रात में उस दुकान का ताला टूट जाए, कहीं चोरी हो जाए, तो सबसे पहले उसी बेघर को उठा करके बंद कर देना है। बल्कि उसी बेघर को क्यों, मैं तो मुझे लगता है कि वहां पे फिर ढूंढा जाता है इस एरिया में कितने बेघर हैं, बिल्कुल, और वो कहाँ रहते हैं। निसंदेह, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी चीज ये कि अगर किसी वीआईपी की गाड़ी उस रोड से गुजरने वाली हो, तो सबसे पहले अगर किसी को भगाया जाता है तो वो बेघर लोग हैं। तो ये स्थिति मन के अंदर में एक कसक की, बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के ये सजा क्यों मिल रही है? आखिर क्या हमने गुनाह किया है? हमारा अपराध क्या है जिसकी सजा हमें इस तरह से भुगतनी पड़ रही है? तो उसके बाद से हम लोगों ने तय किया कि हमें क्या करना है। जब हम लोग इंदु प्रकाश के संपर्क में आए और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों को बेघर लोगों के लिए काम करना है, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को पहली जरूरत होती है आवास की। अगर उसको रहने की जगह मिल जाती है तो बाकी चीजों की व्यवस्था जो है, क्योंकि उसको एक पहचान मिल जाता है कि वो जो है कहीं अगर काम के लिए भी जा रहा है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो होती है कि कहाँ रहते हो भैया। अब हम लोगों ने उस समय मनजीत सिंह थे डायरेक्टर स्लम एंड जेजे विंग के, हम लोग उनके पास गए, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोर्ट जाना होगा। हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उस समय। फिर वहां से शुरुआत हुआ ये आश्रय गृह के कंसेप्ट को, और आज उसी हाई कोर्ट के माध्यम से हम लोग 2014 तक केस को लड़े हैं। 200 से अधिक आश्रय गृह दिल्ली में है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जो एनयूएलएम की गाइडलाइन है, जिस तरह से एक आश्रय गृह होना चाहिए कि 50 स्क्वायर फीट की जगह जो है एक व्यक्ति को रहने के लिए चाहिए, वो नहीं है। तो अभी संघर्ष जारी है, और फिर आगे और चर्चा में आपके साथ में और बात करूंगा। सर, तो एक तो ये रहा कि संघर्ष का जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसी कोई घटना आपको याद होगी कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आई हो जब आपको आज भी आप उसको सोच करके आपको अपने आप में बहुत दुख हो रहा हो, या आप सोच के अभी भी आपकी कभी नींदें खुल जा रही हो? ऐसी कोई घटना है क्या जिसे आप शेयर कर सकते हैं? और फिर उस घटना से आपने कैसे अपने आप को बचाया या अपने आप को कैसे बाहर किया? घटनाएं एक नहीं अनेक हैं, क्योंकि ऐसे परिवेश में था जहां सिर्फ घटनाएं ही घटनाएं थी, तो किसी एक घटना को इंगित करना संभव नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत रूप की एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी, कि दीपावली का दिन था
2 दिन पहले से काम नहीं मिला था, जेब में एक पैसा नहीं था, घर पे गांव में फोन भी करना था, उस समय पीसीओ चलता था, पीसीओ से फिर फोन करना होता था, तो गांव में किसी के पास फोन होता था तो उससे बोला जाता था, तो 1 मिनट उसमें चला जाता था, तो 2 रुपए चले जाते थे। उसके बाद तब वो बुलाने जाता था, बुला के लाता, तो बोलता था 15-20 मिनट बाद आप फोन करना, आधा घंटे बाद करना। तब फिर वहां से आते थे लोग, फिर फोन करो, तो यानी एक कॉल करने के लिए अगर 1 मिनट आपको बात करना है तो 4 रुपए लगते थे। तो उस समय वो 4 रुपए भी मेरे पास उस दिन नहीं थे, और कि मैं घर पे अपने बात कर सकूं। खाने पीने का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उस दिन पैसा जेब में था ही नहीं। तो मैं देख रहा था कि लोग बड़ी-बड़ी लंबी-लंबी गाड़ियों से आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे मिठाई के डिब्बे हैं और तमाम चीज़ हैं, पटाखे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वहीं सामने पटरी पे कई सारे लोग हमारे जैसे ऐसे पड़े हुए थे, जो ये सोच रहे थे कि आज त्योहार के दिन भी हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो वो हमारे दिमाग में आज तक निकल नहीं पाया। वो घटना जो है वो आज मेरे दिमाग से नहीं निकल पाई कि ये स्थिति एक मनुष्य के जीवन में, और उस व्यक्ति के जो कि मेहनत कश है, जिसका कि शहर के, देश के आर्थिक या उसके विकास में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जो श्रम का योगदान होता है, वो बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर मजदूर किसी भी शहर से चले जाएँ, तो उस शहर की गति रुक जाएगी वहीं पे, वो चल नहीं सकती है। लेकिन शहर को मजदूर की ज़रूरत है, वो ज़रूरत मजदूर पूरा कर रहा है, लेकिन मजदूर की ज़रूरत को भी शहर को पूरा करना चाहिए, जिसमें शहर पूरी तरह से विफल था, विफल है, आगे के लिए संघर्ष जारी है, कोशिश है कि विफल ना रहे। तो ये एक इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं जो अ, जीवन में बिल्कुल, बिल्कुल अशोक भाई, चूँकि मुझे भी याद है, मैं भी जो है 2007 में दिल्ली में आया था, और आने के बाद ही कुछ दिनों को तक तो मैं होटल में रहा। मुझे होटल में रोका गया था, इसके बाद फिर मैं बेघर हो गया। और जब बेघर हो गया तो आज भी वो खान मार्केट की जगह मुझे याद है, जिस फुटपाथ पे मैं सोता था, बरसात होती थी और फिर भागता था। और कभी-कभी तो जो जिस मकान के नीचे सोते थे, छत के नीचे, क्योंकि बाहर बरामदा होता है, और उस बरामदे के नीचे सोते थे तो पुलिस वाले आते थे, तो उनके डर से ट्रकों के नीचे घुस जाया करते थे। और तो उस तरह की ज़िंदगी हम लोगों ने जिया है। और अच्छी बात है कि आपसे मुलाकात हो करके हमें भी कुछ और भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो जहाँ तक बैरागी है, तो बैरागी का जीवन दोनों लोगों ने जिया है, और आज बिल्कुल, बिल्कुल। बैरागी एक साथ मिले हैं, तो दोनों का दुःख लगभग मिलता-जुलता है। एक तो अब हम एक ये और जानना चाहेंगे थोड़ा-सा, एक हाँ, चीज़ को ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो बेघर हैं, क्योंकि आपका आपकी एक अलग अनुभव रहा है पूरी तरह। हम तो डायरेक्ट बच्चों के साथ में काम करना चालू किए हैं, आप अभी भी बेघरों के साथ ही काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि एक बेघर को अपना घर बनाने के लिए, अपना घर बनाने बसाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? क्योंकि जिस तरह आपने उस मुकाम को पार करते हुए अब लोगों को बेघर की ज़िंदगी से मुक्त करने के लिए कि उनका खुद का मुकाम हो, उनको खुद को सरकार भी फैसिलिटी करे। एक वो जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए एक बेघर व्यक्ति को। दूसरा जो सबसे अहम बिंदु है, सबसे अहम बिंदु है सामाजिक भागीदारी, कि हम समाज के लोगों की क्या भागीदारी होनी चाहिए एक बेघर को पुनः घर देने दिलाने के लिए, उसकी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? हम उस पे भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण, यही असल में मेन सवाल ही यही है कि एक बेघर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए? तो इसमें 4-5 बिंदु हैं। पहला कि पहचान। अगर आप कहीं भी हैं, ये हमारा संविधान भी कहता है कि आपको वहाँ की जो नागरिक सुविधाएँ हैं, नागरिक संसाधन हैं, वो आपको मिलना चाहिए। तो आप जहाँ पे हैं, वहाँ आपकी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। तो जब तक आपको पहचान नहीं होगा, तब तक आपको रोज़गार के साथ आप जुड़ नहीं पाएँगे, और अगर आपके पास रोज़गार नहीं होगा, तो फिर आवास की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जहाँ पे कि रोज़गार पहचान, रोज़गार, आवास। उसके साथ में जो समाज है, एक शहर हो
समाज की भूमिका भी सुनिश्चित होनी चाहिए, समाज को भी वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं एक रिसर्च किया था, मैं चेन्नई गया था बेघरों के ऊपर कि वहां पे बेघर की स्थिति क्या है। तो यहाँ जरूरी होता है उस संदर्भ को लाना कि चेन्नई में सिविल सोसाइटी, नगर निगम और सरकार, ये 3 लोगों ने एक पूरा, जब तक जयललिता जी थी, अभी का रिसेंटली पता नहीं, मैं 2013 में गया था, तो वहां पे था कि कोई भी बेघर किसी भी शेल्टर में 6 महीने से अधिक नहीं रहेगा। 6 महीने में उसको उसके घर के साथ जोड़ा जाएगा। ये तीनों की जिम्मेदारी थी। अब वहां के समाज की जिम्मेदारी, समाज ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहे कि अगर किसी के घर के सामने, किसी के दुकान के सामने, कहीं पटरी पर किसी को कोई बेघर पुरुष हो या महिला हो मिल गई, तो उसको वो रिक्शे में, ऑटो में बैठाते थे, किराया देते थे और जगह बताते थे कि फला जगह शेल्टर है, वहां पे इनको ले जाकर के छोड़ दो। तो समाज भी ये जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था और सरकार अपने दायित्व की पूर्ति कर रही थी। तो हमने वहां से पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली गवर्नमेंट को दिया। उस समय शीला दीक्षित थी, उसके बाद फिर केजरीवाल जी को भी दिया। हमने कहा इस चेन्नई मॉडल को आप एडॉप्ट कीजिए। और मैं कई बार मिला केजरीवाल जी से भी की और कहा भी कि आप इस मॉडल को जो है आप एडॉप्ट कीजिए। और ये मॉडल जो है बहुत अच्छा है कि एक समय सीमा निर्धारित हो कि आखिर आश्रय गृह है क्या जीवन भर रहने की जगह है? नहीं, एक विकल्प अल्टरनेट आप ले सकते हैं आवास का। आवास की आप पहले चरण में आप इसको ऐसे कर लीजिए। उसका अगला चरण आपका हो सकता है रेंटल हाउसिंग या हॉस्टल, जहां से उसको एक सम्मानजनक पहचान मिल सके। उसके बाद आप आवास के साथ जोड़ सकते हैं। तो अब सवाल ये कि सरकार की जो संवेदनशीलता है वो कितनी है, इस पे निर्भर करता है। एक अवसर, हर बेघर व्यक्ति एक अवसर की तलाश में होता है, क्योंकि उस अवसर को मुझे भी उस अवसर का तलाश था, मुझे वो अवसर मिला और मैंने उस अवसर का बखूबी फायदा उठाया और आज मैं यहां तक हूं। तो लेकिन वो अवसर मिलना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब तक, अगर हम ये नहीं मानेंगे कि मैं बीमार हूं, जब तक स्वीकारिता नहीं होगी तब तक हम इलाज कराने नहीं जाएंगे। जब तक सरकार ये नहीं मानेगी कि ये समस्या है, ये जरूरत है, तब तक उस पर पहल नहीं करेगी। आज सरकार अपनी जो भी कर रही है, सरकार बेघरों के लिए, वो अपनी चेतना से नहीं कर रही है, वो अदालत के दखल से कर रही है। क्योंकि हम लोग अदालत में आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रही है। तो ये अपनी चेतना से अगर सरकार चले, तो जबकि सरकार का सरकारी आंकड़ा है कि कुल आबादी का 1% हिस्सा दिल्ली के अंदर में बेघर है। यानी अगर 2.5 करोड़ की आबादी है तो 2.5 लाख तो सीधे सीधे हो गए। दूसरी चीज कि 2000 में हमने हेड काउंट किया, 52,000 कुछ का फिगर आया। 2001 में सेंसस हुआ, उन्होंने उसे 24,000 कुछ का फिगर दिखा दिया। 2008 में पूरी दिल्ली का हेड काउंट हमने किया, जिसमें 30% लोगों को छोड़ दिया। 88,410 यानी 88,410 लोगों को का हेड काउंट हमने किया। अब 2011 में सेंसस हुआ, जिसका पार्ट मैं था, मैं उसमें मॉनिटरिंग कर रहा था, जिसमें उन्होंने मात्र 20 से 25% लोगों का किया जो शेल्टर में थे, बाकी लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। जबकि शेल्टर में सिर्फ 15% लोग ही रिकवर्ड होते हैं, कवर्ड हो पाते हैं, बाकी 85% लोग शेल्टर से बाहर आज भी हैं। तो सही योजना बनाने के लिए सही आंकड़ों का होना बहुत जरूरी है, जो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं कि दिल्ली में एक्चुअल बेघर कौन है। अब जब तक बेघर की डिफिनेशन नहीं वो मानेंगे और बेघर की कुल आबादी का सही आकलन नहीं करेंगे, तब तक योजना तो सरकार नहीं बना सकती। यानी इसका मतलब ये होता है कि सरकार वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, उससे बचना चाहती है। और अक्सर ये देखा गया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को या तो संस्थाओं को या तो फिर प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहती है, जिससे भी कि कोई भी कमी हो तो सीधा उनके ऊपर डाल दिया जाए।
हम अपनी जिम्मेदारी से बचे रहें। तो ये जो है ये अगर 3-4 तरह की चीजें अगर हों, जिसमें समाज भी इनके लिए एक आवाज उठाए, अपनी आवाज इनके साथ में मिलाए। दूसरा, इनको पहचान, रोजगार और आवास, इन तीनों के साथ जोड़ा जाए, तो ये निश्चित है कि ये समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। और आवास अधिकार को ह्यूमन राइट में भी और यूएन में भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है, स्वीकारा है कि आवास का अधिकार जो है वो मानव अधिकार है। तो अगर आवास का अधिकार है, आवास का अधिकार मानव अधिकार है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी और तमाम लोग कहते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, तो उस ऑल में क्या बेघर है या नहीं है? या बेघर के बगैर, बेघर को साइड करके आप ऑल कर रहे हैं? अगर बेघर हैं तो फिर सवाल उठता है कि वो मानक क्या होगा? आप तो तमाम तरह के कट ऑफ निकाल देते हैं कि ये दस्तावेज, ये दस्तावेज, ये दस्तावेज, ये दस्तावेज। जब बिजली बिल मांगोगे बेघर कहां से देंगे? घर ही नहीं तो बिजली कैसे लगेगी? आप राशन कार्ड मांगेंगे तो राशन उनके पास कहां से लाएंगे वो? तो फिर उसका एक मानक जो है, तो ये एक बड़े परिदृश्य में देखने की जरूरत है, जहां पे कि आपको तमाम और समुदाय से अलग हट करके इस पे योजना बनाने की सरकार को जरूरत पड़ेगी, जिसमें वो सिविल सोसाइटी हो, समाज के लोग हों। क्योंकि अगर हम किसी के लिए योजना बनाते हैं, तो जब तक उसकी भागीदारी उस योजना बनाने में नहीं होगी, तब तक वो योजना फुल प्रूफ नहीं बनेगी। अगर हमारे लिए कोई चीज बन रहा है, हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे पुनर्वास के लिए अगर कोई चीज हो रही है, तो मेरी राय तो होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अब आप कहोगे कि गर्मी का महीना है, आपको मैं कंबल दे रहा हूँ। भैया वो गर्मी का महीना, मुझे कंबल की क्या जरूरत है? मुझे तो मच्छरदानी चाहिए क्योंकि मच्छर लगते हैं। तो सवाल ये है कि चाहिए क्या और आप दे क्या रहे हैं? अब इसमें एक और चीज छोटी सी 10 सेकंड में, विंटर का सीजन नवंबर से मार्च तक सरकार टेंट लगाती है एडिशनल। तो 50, 60, 70 टेंट लगा देती है कि जो लोग बाहर हैं वो ठंड से ना मरे, कि ठंड से मौत, बेघरों की मौत जो है एक मुद्दा न बन जाए। इसके लिए विंटर में आप देखते होंगे मीडिया भी भागती रहती है रैन बसेरों में, सरकारी अमला भी चलता रहता है कि कहाँ पे कोई मौत तो ना, यानी मुद्दा न बन जाए। तो विंटर, जबकि विंटर से ज्यादा परेशानी बरसात में होती है। जब बारिश होने लगती है तो ना तो फ्लाईओवर के नीचे, ना बस स्टैंड के पास, ना पार्कों में, वो सारे जगह पे जगह नहीं होती जहां वो सो सके। लेकिन यहाँ पे अशोक भाई एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है, और वो आदित्य जी हैं, वो उन्होंने प्रश्न किया है कि वर्तमान में बेघर साथियों की चुनौती और अवसर पर प्रकाश डालें। तो मैं उनको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि अशोक भाई उसी बिंदु पे बात कर रहे हैं लगातार, और आपको थोड़ा सा सुनने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान की जो चुनौतियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। और जब जो घर के अंदर की जब रहने की बात करते हैं कि घर में रहें, फालतू बाहर ना निकलें, और वो तो बाहर ही हैं, तो उनके लिए चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, बल्कि हर सेकंड चुनौतियां हैं। और एक चुनौती ही नहीं है सिर्फ घर पे रहना है, बल्कि बाहर भी कहाँ रहना है और कितने समय तक रहना है, और फिर वहां पर भी कितनी और सारी चुनौतियों को सामना करना है। वो सारी चीजें उनके पास में है, तो चुनौतियां अनेक हैं। तो हम चाहेंगे कि जो आदित्य जी का सवाल है उस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। और साथ ही जो है आपने एक दो बातें और बताई है जो वो बेहद जरूरी है। एक तो पहचान की जो आपने बात की है, ये चूंकि हम लोग जब बच्चों का जब लाइफ स्किल पे सेशन लेते हैं या बात करते हैं, तो उनकी भी पहचान करते हैं। तो पहचान से कहीं भ्रमित मत हो कोई व्यक्ति। पहचान 2-3 प्रकार की होती है। एक तो यह है जो सरकारी पहचान की बात हम लोग करते हैं, जैसे आपका राशन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, या आपका वोटर आईडी कार्ड है। आप इस तरह के जो कार्ड हैं, आप एक तो उनको बनवाने की कोशिश करें, और जहाँ पे भी हैं, और बहुत सारे लोगों को बनवाया भी है इन लोगों ने अशोक भाई। और इनकी जो पूरी टीम रही है लगातार पूरी रात रात भर जाग जाग करके हर एक बेघर के पास में जाके उनकी फोटो लेना, उनके आईडी प्रूफ तैयार करना, फिर उनके आधार कार्ड बनवाना, बहुत सारा काम इन लोगों ने किया है। तो एक तो वो पहचान है जो बनाए, इस तरह की पहचान से जोड़ें। दूसरी, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाना बहुत जरूरी है। हम बेघर के नाम से पहचाने जाएं, यह उचित नहीं है। आपके पास में हुनर है, आपके पास में कलाएं हैं, आप बेघर नहीं हैं, आप सिटी मेकर हैं।
आप एक इतने बड़े कारीगर हैं जो पूरी दिल्ली को स्वर्ग बना के बैठे हैं। आप इतने बड़े कारीगर हैं जिसे विश्वकर्मा बोला जाता है। हम अगर अपने ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो आपकी उपाधि किसी विश्वकर्मा से कम नहीं है। आप दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले आप ही लोग हैं। दिल्ली के ये बड़े-बड़े किले और बड़े-बड़े जो महल हैं या कोठियां हैं, इनको बनाने वाले आप ही लोग हैं। तो आपकी ही सबसे बड़ी यानी कि पूरी मेहनत लगी है, आपका ही पूरा दिमाग लगा है। आप तो भी इंजीनियर हैं, ठीक है, नक्शा खींच के दे दिया, लेकिन नक्शे को सही रूप देना आपका काम है और आपने किया है। इसलिए आप अपनी पहचान बेघर पे नहीं बनाना है, बल्कि अपने हुनर को भी सार्वजनिक करें। मैं तो कहता हूँ कि जो जिस बेघर साथी के पास में जो भी हुनर है, वो अशोक जी की जगह आप क्यों नहीं आते? आप आइए और हम चाहेंगे और हम अशोक भाई से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे लोगों के हुनर को सार्वजनिक किया जाए ताकि उनकी पहचान, उनकी क्वालिटी, उनका उनका स्किल दुनिया जाने और उनको पूछे, उनको सम्मान दे। और हम बेघर बनाए गए हैं एक्चुअल, हम बेघर थे नहीं और बेघर बनाए गए हैं, ये हमारी नीतियां हैं। और नीतियां क्या है, कुछ लचर कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं। और हम ये नहीं कहते व्यवस्था में सारे लोग ऐसे बैठे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ से होके वहां तक पहुंच भी रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अशोक भाई आपने जोड़ा है। तो हम चाहेंगे कि जो आदित्य जी का सवाल था, अगर आप उससे और बिल्कुल 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 जोड़े तो बहुत अच्छा हो। मैं जो आदित्य जी का सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वर्तमान की बात जब वो कर रहे हैं तो खासकर कोविड की बात कर रहे हैं कि जो तालाबंदी हुआ है 22 मार्च के बाद से पूरे देश में, उसका असर निसंदेह जो बेघर हैं, जो शहर निर्माता हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। अब सवाल है कि सरकार कहती है कि 22 तारीख को ही ताली थाली और तमाम चीजें बजाई गई। 21 दिन का समय मांगा गया कि 21 दिन दे दो, 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ था तो इसको हम जीत जाएंगे। खैर वो सब एक पॉलिटिकल मुद्दा था, वो हो गया, लोगों ने बजाया, मैंने भी बजाया था, एक थाली फटफट फटफट बहुत देर तक पीटा था। तो खैर सरकार ने कहा कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। तो अब सरकार से ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि जब घर ही नहीं है तो हम कौन से वाले घर में रहें। अब आप कहते हैं कि 2 मीटर की दूरी, तो अगर 2 मीटर की दूरी, जिस आश्रय गृह की क्षमता आप 40 लोगों की बताते हैं, उसमें अगर हम 2 मीटर की दूरी रखेंगे तो 8 से 9 लोग रह पाएंगे। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, 8 से 9 लोग रह पाएंगे, लेकिन उस बीच में दीवार नहीं होगी, यानी संक्रमण का खतरा 8-9 लोगों के बीच में भी बना रहेगा, है जितना कि बाकी बाहर घूमने वाला। हाँ बिल्कुल। तो आपने वो व्यवस्था नहीं दिया घर का कि हम किस तरीके से अपने घरों में रहें। तो तालाबंदी आनन फानन में किया गया, नवंबर से ही चल रहा था वो, सरकार को सब सूचनाएं थी, सरकार को सब पता था, लेकिन बिना व्यवस्था की ये तालाबंदी कर दिया गया। तो जो ये बेघर साथी हैं, इनके लिए चुनौतियां बढ़ गई। एक, रहने की चुनौती, दूसरा खाने की चुनौती, क्योंकि काम बंद हो गया। ये सब असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर हैं, जो तरह तरह के, चाहे वो रिक्शा चलाने का काम करते हों, चाहे और दिहाड़ी मजदूर का काम करते हों, सब कुछ बंद हो गया, पूरी मार्केट बंद हो गई, पूरी दिल्ली बंद हो गई। तो उनके लिए काम के नाम पे जीरो। और अब रही बात कि क्या उनके पास इतने दिन की कमाई का बचत कुछ था कि नहीं था। सवाल यह है कि जब आप उनको पहचान ही नहीं देंगे, उनके पास दस्तावेज, पहचान के नाम का कोई दस्तावेज नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो फिर बैंक वाला तो खाता खोलेगा नहीं। और जब बैंक वाला खाता नहीं खोलेगा तो अपना पैसा सुरक्षित तो रख नहीं सकते हैं। अगर जेब में, अच्छा दूसरी चीज कि पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, जब उनको 12 दिन काम मिल रहा है तो 12 दिन काम करके तो 30 दिन मुश्किल से खा लें, वही बहुत है। और कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। एक तो काम का ना मिलना, दूसरा कि उनके पास पैसे का बचत ना हो पाना, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, वो एक लंबा डिबेट हो जाएगा। तो ये सब चीजों को लेकर के उनके पास चुनौती बहुत तगड़ी थी। अब सवाल ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम शेल्टर में खाना देंगे। शेल्टर में आप खाना दोगे, लेकिन शेल्टर से बाहर वालों क्या वो बोले कि जो भी लोग शेल्टर पहुंचेंगे उनको हम खाना देंगे, लेकिन पुलिस डंडा लेके खड़ी कि आप अगर यहाँ से आगे बढ़े तो हम हाथ पैर तोड़ देंगे। कई कई दिन तक लोग भूखे रहे, नहीं चल पाए।
हम लोगों की एडवोकेसी बराबर पुलिस के साथ में, सरकार के साथ में ये चलती रही। हम कम से कम 250 से ज्यादा चिट्ठियां लिखे सरकार को, और हमने बार-बार चेताते रहे हम। तो खैर इस तरीके से उनकी जिंदगी चलती रही। हमने मई में, अप्रैल में हमने सोचा कि हम कुछ कर तो ज्यादा सकते नहीं हैं, दिल्ली में लाखों लोग हैं, उन तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भी अगर हम कुछ राहत पहुंचा सकें, तो मोरी गेट में हमने एक सामुदायिक रसोई की स्थापना की, जो अभी तक चल रही है, जिसमें हम 1000 लोगों को रोज सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर, और सिर्फ खिचड़ी नहीं, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, छोले, चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, हर चीज, खीर, सेवई, जैसे-जैसे व्यवस्था हो पाती थी, वो हम हर तरह से उनको, जिससे बिल्कुल। तो अब उसका ये हुआ कि कश्मीरी गेट के एसएचओ साहब जो है वो भड़क गए, क्योंकि अब खाना अच्छा मिल रहा है और नियमित मिल रहा है, तो वहां पे हजारों लोगों की लाइन लग जाती थी, तो उनका भी भड़कना जायज था। तो मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा कि हम जो शारीरिक दूरी है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत शब्द के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि आप समाज से दूरी नहीं बना रहे हैं, आप शरीर से शरीर की दूरी बना रहे हैं। समाज के साथ तो हम ही हैं, आप सामाजिक दूरी की बात क्यों करते हैं? तो हमने कहा हम शारीरिक दूरी मेंटेन कर रहे हैं, और सैनिटाइजर हम दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, हमने ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर अपने रसोई पे रखा कि हर किसी का हम चेकअप कर रहे थे, उनका ऑक्सीजन लेवल और फीवर जो है वो, तो किसी का निकला नहीं। सारे लोगों का मैंने गवर्नमेंट के माध्यम से कोविड टेस्ट करवाया, सारी चीजें करवाया, तो एक भी पॉजिटिव केस नहीं निकला पूरे 4-5 महीना मोरी गेट एरिया में, बेघरों में। इतना भीड़ होने के बाद भी हमने पूरा, और उनको हम जानकारी बराबर देते रहे। वहाँ साबुन की व्यवस्था करके हम रखे, पानी की प्रॉपर व्यवस्था करके रखे कि आओ पहले हाथ धो, उसके बाद उनको बताते थे कि आपको कैसे रहना है। हम वहाँ पे नींबू काफी संख्या में रखते थे व्यवस्था करके कि जिसको पीना है नींबू पानी पिए, उससे थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट होगी उनकी। तो तमाम चीजें वो हमने ध्यान रखा वहाँ पे। लेकिन सवाल है कि लाखों की संख्या में 1500 लोगों को आप मदद पहुंचा भी रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कम से कम उतने लोग तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो हम अपनी क्षमता अनुसार जितना कर सकते थे वो अभी तक हम जारी है। अभी 31 अगस्त को हम जाकर के, अभी तक है हमारे पास संसाधन, तो हम कर रहे हैं। बाकी तो इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई वो ये कि आवास का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास आवास वो किसी रूप में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक भाई, एक हमारी, चूंकि मेरी रास्ता मेरी कहानी की हम लोग बात कर रहे हैं, और आपकी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बेघरों की जिंदगी रही है। तो बेघरों से आप जब, चूंकि एक तो खुद बेघर, दूसरा बेघरों के लिए लड़ना, इसमें आप किसको अपना आइडियल मान रहे हैं, या कैसे आपको प्रेरणा, और किस व्यक्ति से आपको प्रेरणा मिली? मैं फिर कहूँगा कि इंदु प्रकाश सिंह जी जो हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और उसके बाद बाकी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। बाकी उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, बहुत सारे साथी से हमको सीखने को मिला। और उसके बाद मुझे मैं बेघर फाउंडेशन से मैं अपनी आजीविका नहीं चलाता, मैं उसके लिए नौकरी करता हूँ। एक संस्था है हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क, तो मैं 12 साल से उस संस्था के साथ एसोसिएट हूँ, जहाँ से मुझे सैलरी मिलती, तनख्वाह मिलती है, और मैं अपनी आजीविका जो है वहाँ से चलाता हूँ। और मैं जो बेघरों के साथ काम करता हूँ बेघर फाउंडेशन के माध्यम से, या फिर तो उससे मैं फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ, कोई एक पैसा नहीं लेता। और इस तरीके से तो हमें हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क से जो सपोर्ट इस कामों को करने के लिए मिला, आज तक मिल रहा है, जितना हर तरह का, चाहे वो तकनीकी सहायता हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, हर तरह से सपोर्ट वहां से मिला। और इस सामुदायिक रसोई को चलाने के लिए भी हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क का सपोर्ट जो है वो मिला, और साझा मंच से भी कुछ सपोर्ट मिला। तो ये दोनों तरह के सपोर्ट जो हैं, साझा मंच के माध्यम से सपोर्ट मिला, और हाउसिंग एंड लैंड राइट, ये दो लोगों ने मिल करके इस पूरा सामुदायिक रसोई को अभी तक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चैलेंज की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं, चूँकि इस क्षेत्र में काम करना, या जैसे हम बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है किस-किस प्रकार के चैलेंज हमें मिल रहे हैं। तो चूँकि बेघरों के लिए काम करना, तो एक तो ये होता है कि एक तो पुलिस का चैलेंज आपके सामने रहता ही है, जो 24 घंटे बना रहता है बेघरों के लिए। दूसरा चैलेंज जो है प्रशासन की उदासीन व्यवस्था है,
उनकी सोच, उनकी कितनी सोच है उसके लिए, वो है। दूसरा प्रशासन के साथ में शासन का जो राजनैतिक और चूँकि वोट बैंकों से उतना ज़्यादा बेघरों से उतनी ज़्यादा वोट तो मिलने वाली नहीं है, और चूँकि उनके पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि इनके लिए वोट, तो कैसे आपने उसको प्रमुखता में इस मुद्दे को लेके आए कि सरकार की नींद खुली? और जब पहले आप कह रहे थे 15-20 ही ऐसे शेल्टर होम थे, आज जो है आश्रय गृह बन गए हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति आपकी रही है और कैसे-कैसे आपने उसकी एडवोकेसी? हमने मैं पहले बताया कि हम लोगों ने अदालत का सहारा लिया और सरकार के साथ में एडवोकेसी भी का पार्ट भी हमने जारी रखा। और दूसरी चीज ये कि आज दिल्ली के अंदर में लगभग 25 से 30 हजार वोटर बेघर हो गए हैं। हमने इतने लोगों को वोटर आईडी कार्ड आज के दिन में बेघर वोटर हैं, पूरे नहीं है लेकिन 25-30 हजार वोटर दिल्ली में बेघर लोग हैं। तो ये एक चीज है, ये हमारे एडवोकेसी के पार्ट में रहा है। हम बराबर इस चीजों को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने किए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास पे हो, चाहे वो विकास सदन पे हो, हर जगह पे जहां जरूरत पड़ी वहां हमने प्रोटेस्ट किया, अपना विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को उनके सामने रखा, बेघरों की मांगों को उनके सामने रखा। और हम निरंतर इस पे काम करते रहे और करते जा रहे हैं अभी तक, जब तक आखिरी व्यक्ति तक पहुंच ना बन जाए, आखिरी व्यक्ति जो है मुख्य धारा में नहीं जुड़ जाता है, तब तक ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो बीच में छूट गई कि समाज का जो नजरिया है, मैं इस माध्यम से भी और जब भी मौका मिलता मैं कहता हूं इस बात को कि समाज का नजरिया बेघर लोगों को देखने का जो है वो बदलना चाहिए, क्योंकि लोग इनको बहुत घृणित निगाह से देखते हैं। कोई इनको कंगला कहता है, कोई उठाई गिरा कहता है, तमाम तरह से। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इनको एक बार सम्मान के नजरिए से देखिए और सम्मान दीजिए और इनके साथ एक बार कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए। ये भी आपकी तरह जो है दिखने लग जाएंगे और वैसे ही हो जाएंगे। सारे चीज इनके अंदर में है, सारी क्वालिटी है, प्रतिभा है, बस एक अवसर और एक सहयोग की जरूरत है इनको। तो अगर समाज की तरफ से भी वो सहयोग मिलता है, कम से कम अपनी सोच, अपनी जो धारणाएं हैं उसको थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टि देना होगा, दिशा देना होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हैं जो आज के समय में काफी जरूरी है। एक तो जो आपने बताया है बिल्कुल सही है, और आपका जो आपने जो मेन संदेश दिया है सरकार के लिए, मैं लगता है कि सबको इस बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही संस्थाएं जो लगातार जुड़ी हैं, लगभग हमारे पास में 44 लोगों के मैसेज भी आ चुके हैं। और सॉरी, मैं उन सभी साथियों से माफ़ी चाहता हूँ कि सबके मैसेज तो पढ़े नहीं जा सकते हैं, ना सबका एक साथ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन संभवतः अशोक जी ने मिला-जुला करके सबका सवालों का जवाब दिया है। और जो मेन जो संदेश दिया है वो बेहद ज़रूरी है जानना, और मैं इसलिए उसको दोहराना चाहता हूँ कि सरकार के लिए खासकर, और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, शासन में बैठे हुए लोग हैं, या ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो लगातार जो है मानव अधिकारों की जो बात करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, एडवोकेसी करते हैं। तो हर चीज़ की एडवोकेसी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जब आश्रय गृह की बात आती है, तो आश्रय गृह का मतलब जो अशोक भाई ने बताया है कि आश्रय गृह का मतलब एक ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए उसका आश्रय बन जाए। आप वहाँ से हीरा बना के निकालें, ताकि वो जो है एक सितारे की तरह चमक सके। और आपका जो मुझे लगता है कि आश्रय गृह में, और किसानों की जहाँ तक बात आती है, आश्रय गृह की बात आती है, या फिर हम लोग जो है ऐसे जो होम्स बनाए गए हैं, चाहे वो बच्चों के लिए बनाए गए हैं या अदर के लिए बनाए गए हैं, ऐसे होम्स से क्यों ना सरकार अगर आत्मनिर्भर की बात करती है, तो क्यों ना आत्मनिर्भरता यहाँ से चालू की जाए। हम इन्हें सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, तो जो विकल्प के रूप में इसको रखा जाए, जो आपने ये बात बोली थी कि आश्रय गृह को आश्रय गृह न बना दिया जाए, बल्कि एक हुनर का ऐसा गृह बना दिया जाए, एक ऐसा स्थान बना दिया जाए कि वहां आने वाला हर आश्रय विहीन बच्चा, जो व्यक्ति जो आश्रय विहीन है और वहां आता है, क्योंकि वहां बच्चा भी आता है, बूढ़ा भी आता है, जवान भी आता है, कुछ माइंड से डिस्टर्ब भी लोग होते हैं, वो लोग भी आते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों की जो उनके अंदर की जो कलाएं हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनको क्यों ना उसको भरपूर उनको सहयोग दिया जाए, उनको मदद बना दिया जाए, और एक ऐसा हीरा बना करके वहां से निकाला जाए
कि आपके आश्रय गृह का नाम आने वाले समय में अपने आप चेंज हो जाए और उसे लोग जो है एक ऐसा एक विकल्प के रूप में उसको एक नाम दे, ताकि वो एक पूरे यानी एक अंतिम व्यक्ति को नया जीवन देने वाला एक घर माना जाए। ये जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक प्रेरणा के लिए है कि हम ऐसी चीज़ों के लिए लगातार आवाज़ उठाएँ, लगातार हम लोग ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास करें और सरकार से बात करें। तो अशोक भाई हम लोग भी मिल कर के बात करेंगे कभी सरकार से, जैसे ही थोड़ा-सा ये कोरोना काल से हम लोग आते बीच में मुक्त होते हैं। और आपके जो आस-पड़ोस के बाकी जो लोग हैं, चूँकि हर जगह अशोक भाई नहीं पहुँच सकते, हर जगह संतलाल नहीं पहुँच सकता या फिर बेघर फाउंडेशन नहीं पहुँच सकता या सक्षम नहीं पहुँच सकता। बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ जो लगातार प्रयास कर रही हैं। तो आपका और हमारी जो ज़िम्मेदारी है, वो क्यों ना हम जो है मिल कर के अपने आस-पड़ोस में, अपने क्षेत्र के अंदर अगर कोई बेघर है, तो उसको आश्रय गृह से जोड़ें और आश्रय गृह की ज़िम्मेदारी क्या क्या होगी, उसके लिए हम लोग पैरवी की बात करें कि आश्रय गृह में हुनरमंद व्यक्ति को रखा जाए, एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाए। हम आज से हमारे साथी अब नहीं रहे हैं, ईश्वर जी को अगर आप जान रहे हो अरे मेरे बहुत बहुत पक्के मित्र थे वो, मैं उनके लिए तो उनके साथ में जो है लगातार बहुत सारी मीटिंग्स, बातें हम लोगों की हुई है, चूँकि मैं उन्हीं के होम स्थान से मैंने अपना काम चालू किया था और अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी और वो हमेशा याद आती रहती हैं। तो उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उनसे हम लोगों ने बात किया था आज से लगभग 4-5 साल पहले और उनसे ये बात हुई थी कि हम जो हमारे पास कला है, ये जो आश्रय विहीन लोग हैं, हम इनको क्यों ना अपनी कला दे दें। तो उस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि देने की जो आपकी सोच है वो बहुत अच्छी है और हम साथी संस्थाओं के आप जैसे हम हैं, जैसे लोग हैं, जो हमारे पास हैं, आप जहाँ पर भी ऐसे गृह में अगर आपका थोड़ा-सा भी कहीं अगर काम है, तो ऐसे लोगों के बीच में हम लोग उन्हें साप्ताहिक रूप में 1 दिन उनको दे सकते हैं और उनको उनके साथ में अपने हुनर को उनके साथ बाँटा जा सकता है। कुछ ऐसे बिल्कुल। लोग हो सकते हैं जो उनको पढ़ाया जा सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनकी कला को एक नया रूप दिया जा सकता है, तो जो भी उनके अंदर हुनर है, वो हम लोग मिल कर के दें। तो ये बहुत अच्छा विकल्प आपने दिया है, बल्कि एक चैलेंज दे दिया है और एक सुझाव दे दिया है सरकार के लिए और सरकार को चाहिए कि इस तरह के सुझाव को माने और ये इस तरह ये सक्षम लाइव का एक प्रोग्राम का भी यही मकसद भी है अशोक भाई। हमारा जी, मकसद इसके लिए किसी प्रकार का कोई मदद नहीं है, कहीं से हम लोगों ने कोई मदद नहीं लिया है, बल्कि यहाँ से हमारे पास जो भी समस्याएँ आती हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है, हम उसको हर संभव मदद भी देते हैं और बल्कि साथी संस्थाओं की मदद लेते हैं कि हम इस मुद्दे पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सँभालिए। तो बहुत सारी बिल्कुल। ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें करने का एक मकसद है हमारा और लोगों तक पहुँच बनाने का मकसद है और आप जैसे लोगों तक पहुँच बन जाना और मिल जाना और तो एक नई दिशा तय होना है, निश्चित रूप से एक नई दिशा तय होगी। और हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार के भी चूँकि आपने बताया कि आपकी जो धर्मपत्नी रही वो 2013 में आपसे दूर चली गई हैं और तो उस दौरान उसके पहले उनका क्या भूमिका रही है आपके इस काम पे सहयोग के लिए और अब आप क्या महसूस कर रहे हैं उनके ना रहने उनका बहुत बहुत बड़ा पारिवारिक सहयोग और तमाम तरह से एक सहयोग जैसे होता है वो तो था ही। अब उनके न रहने पे फिर ज़िम्मेदारियाँ मेरी और बढ़ गई। अब तक उनके होते हुए ये था कि मैं समाज की ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह निर्वहन कर रहा था, परिवार की ज़िम्मेदारी वो पूरी तरह कर पा रही थी। लेकिन अब जो है अब दोनों ही ज़िम्मेदारियों से मैं बँध गया हूँ तो और बस आप लोगों का आशीर्वाद है और सबका सहयोग है कि मैं अच्छे से उसको कर पा रहा हूँ। बड़ा बेटा है जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। सिविल की तैयारी कर रहा है शायद अगर सबका सहयोग होगा तो निकल जाएगा वो और दोनों जो हैं वो 12th में हैं अभी, तो बस ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल, चूँकि जहाँ तक है मैं चूँकि मैं जब मैं दिल्ली आया था तो मेरी धर्मपत्नी भी बहुत उदास रहा करती थी और कब खाना है, नहीं खाना है, कभी अपनी पीड़ा, अपना दर्द कभी मुझे खुल कर के नहीं बताया, बल्कि मैं जी, इतनी जी, पीड़ा में जी। यहाँ था फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा योगदान होता है परिवार का और उस तरह की जी। भूमिका निश्चित रूप से उन्होंने जो अदा की है, वो शायद उन्हीं का वो त्याग है जो आज इस मुकाम पे आपको खड़ा होकर के बोलने का या लोगों के बीच में काम करने का अवसर दे रहा है। बिल्कुल 31 अगस्त को उनकी बरसी होती है और उस दिन मैं लगभग 100 से 150 बेघर साथियों को मैं
भोजन कराता हूँ और बहुत सम्मान के साथ में हर साल मैं ये करता हूँ। इस बार भी 31 अगस्त को मैं मुरी गेट में 100 से अधिक लोगों को मैं फिर भोजन कराऊँगा। तो ये मैं हर साल करता हूँ। बहुत और अच्छा। हाँ। बिल्कुल, तो अशोक भाई बहुत धन्यवाद आपका, चूँकि आपने एक पूरे बेघरों के लिए एक नई दिशा और नई जान डाली है, और बल्कि मैं इस संदेश को, जो आपका संदेश है, इस संदेश को मैं और भी लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। बल्कि हम निसंदेह। ये चाहेंगे कि कुछ बेघर साथी हैं और वो भी अगर आना चाहें तो आप ज़रूर उन्हें कभी जोड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनका बिल्कुल, दर्द। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अगला अगला जब आप करें, अगले से अगला या अगला जब भी आपके पास वो अवसर हो, तो जी, अब की बार सिर्फ़ बेघर महिलाएँ साथ में हों। बेघर महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा संदर्भ है। तो आज मैं कोशिश किया था कि वो जुड़ें, लेकिन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई। तो अगली बार मैं प्रयास करूँगा कि 1-2 बेघर महिलाएँ हों, लड़कियाँ हों, जो यूथ आइकॉन हैं बेघरों के लिए। जिनको मैंने कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैं 14 साल, 12 साल, 16 साल से मैं एक हिसाब से अडॉप्ट ही कर लिया था, तो आज वो अच्छा खासा कर पा रही हैं, वो भी रहें और बाकी लोग, तो ये एक अच्छा लोगों के लिए मैसेज जाता है कि किस तरीके से वो निकल के बाहर आए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने जाना दोस्तों कि हम लोग जो है लगातार प्रतिदिन लाइव शो प्रोग्राम में, सक्षम लाइव प्रोग्राम में किसी न किसी ऐसे हुनरमंद व्यक्ति को या फिर ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति को, जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम जान सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। मानसिक गुलामी या शारीरिक गुलामी से अच्छा है कि क्यों ना हम इस ज़िंदगी से लड़ें और आगे बढ़ें। और चूँकि अशोक भाई का एक अपना अनुभव रहा है, उन्होंने अपनी स लगभग सारी चीज़ें हम लोगों से जोड़ा है, और बहुत सारा, मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अनगिनत कहानियाँ हैं, जिनको एक साथ कहा नहीं जा सकता या एक साथ बताया नहीं जा सकता। तो एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आप लाइव शो प्रोग्राम पे आए हैं, और जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि आपका अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है या किसी भी प्रकार का कोई संदेश देना चाहते हैं या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा जो सक्षम मेल आईडी है हमारा, saksham.del1 आप इसमें हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप इसमें जो है हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू अशोक भाई, आज का एक आपका। एक 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 लाइन सिर्फ कि मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ बेघरों के ऊपर, फुटपाथ से झाँकती ज़िंदगी। जी, तो जल्दी ही वो पूरी हो जाएगी। लगभग आधे तक पहुँच गई है, तो जल्दी ही उसको मैं लेके आऊँगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूर, तो हम चाहेंगे कि जब उसका अवलोकन हो तो हम लोग भी साथ में रहें, बिल्कुल, बल्कि याद बिल्कुल, गए तो एक बिल्कुल, लाइव का बिल्कुल, एक हिस्सा भी बने। तो बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल आप अवश्य। सब, आपका भी और सभी दर्शकों का बिल्कुल, इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।